गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो रिवीजन कर रहे थे हम सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च सर्वे एंड सीजर, राइट। सर, सर्च सर्वे सीजर नाम तो सुना है, पर क्या होता है, तो आइए बातें करते हैं। देखिए, जब किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में सर्च बोलते हैं, राइट। अब ये जो सर्च है, इसमें एक और टॉपिक होता है सर्वे, ठीक है। लोग आम भाषा में लोग सर्वे को भी इनकम टैक्स का छापा ही बोल देते हैं या रेड ही बोल देते हैं। सर्वे टेक्निकली थोड़ा सा अलग होता है। सर्वे के अंदर सिर्फ ये चेक किया जाता है कि आप अपने बिजनेस को ढंग से कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई वायलेशंस तो नहीं है, ठीक है। उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आप कुछ गलत कर ही रहे हैं, राइट, ठीक है। फिर सीजर की बात आती है। जब आपके यहाँ पे रेट पड़ेगी तो उस रेट में आपके पास अगर कुछ ऐसा आर्टिकल्स निकलते हैं जिसका सोर्स एक्सप्लेनेबल नहीं है, पैसा, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, जिसका जवाब नहीं पता कि कहाँ से आया, तो इन दैट केस उसको डिपार्टमेंट कॉन्फिस्केट करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। उसे यहाँ पे सीजर बोला गया है, ठीक है। तो आइए डिटेल में बातें करते हैं। हालांकि रिवीजन क्लास है तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, बट आपको सब समझ में आ जाए उसी स्पीड से चलेंगे। सर, सबसे पहले सेक्शन है 131, ठीक है। 131 क्या है सर? सर 131 है बेसिकली समन। समन का मतलब क्या होता है? जब डिपार्टमेंट को आपसे कुछ पूछताछ करनी है, वो चाहे आपके केस में हो या वो किसी और के केस में आपसे पूछताछ करनी हो, उस केस में डिपार्टमेंट आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ डिस्कवरी करना चाहता है, आपसे इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो वो आपको बुला सकता है, ठीक है। आपको इन्फोर्सिंग टू अटेंड मतलब कानूनी रूप से आपको आना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा है आपको कि आपको आना पड़ेगा, ठीक है। आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकता है, ये सारी चीजें आपसे मांगनी हो तो वो मांग सकता है। उसके लिए आपको सेक्शन 131 में समन इशू किया जाता है, जिसमें आपको प्रेजेंट होना है और प्रेजेंट होके जो भी वो सवाल पूछेंगे उसके जवाब देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कि सर जो आप बोल रहे हैं कि समन इशू हो जाएगा, बुलाएंगे, तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? सर, इसकी जरूरत ये पड़ती है कि अगर हम डिपार्टमेंट किसी पे रेड करना चाहता है, ठीक है। डिपार्टमेंट को किसी पे ये है कि इसके पास पैसा है, हमारे पास प्रूफ है और हम इसको इनकम टैक्स की रेड मारना चाहते हैं, पर उनको लगता है कि इसके बारे में और बेहतर जानकारी इसके पास हो सकती है, मिस्टर एक्स के पास। समझ रहे हैं? मिस्टर वाई के बारे में बेहतर जानकारी किसके पास हो सकती है? मिस्टर एक्स के पास। तो मिस्टर एक्स को बुलाना चाहिए अगर वो ये चाहते हैं, तो यस, वो मिस्टर एक्स को समन भेज के बुला सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि सर ये अगर उनको लगता है कि किसी बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन है या उसके पास में कुछ बुलियन या पैसा, ज्वेलरी ऐसे कुछ है, तो वो उसे समन भेज के उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर उसे इंक्वायरी से बात समझ में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है, तो ठीक है ना, फिर बाद में रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे समन, मान लीजिए आपको समन इशू किया, आपसे बुला के पूछताछ करी और उसी पूछताछ में सब बातें क्लियर हो गई, तो फिर रेड मारने की जरूरत कहाँ है, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस। बाकी सेक्शन में कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए सर, पावर टू इम्पाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आप ऊपर वाले सेक्शंस में बुक्स ऑफ अकाउंट लेके पहुंचे, ठीक, उन्होंने मंगवाए थे, आप लेके पहुंच गए, लो सर देख लो। अब उन्होंने कहा जी यार ये तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम एक काम करो, इन बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ छोड़ जाओ, तुम जाओ, हम इनको चेक करके लौटा देंगे। तो उसको बेसिकली बोलते हैं पावर टू इम्पाउंड और रिटेन बुक्स। वो आपकी बुक्स को अपने पास रख लेते हैं। सवाल ये आता है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सर, क्या वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकते हैं? सर, आंसर इज यस, बिल्कुल रख सकते हैं सर। अगर उन्हें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इम्पाउंड करना है या उन्हें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना है, तो यस, वो उनको रख सकते हैं। अब रखने के लिए टाइम लिमिट जो है वो 15 दिन की है। टाइम लिमिट जो है 15 दिन की है, और इस 15 दिन में हॉलीडे शामिल नहीं होंगे, मतलब वर्किंग डेज होंगे, ठीक है। अब अगर उनको 15 दिन तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, तब तो वो बिना ऊपर वाले ऑफिसर की परमिशन के भी रख सकते हैं। बट अगर उनको 15 दिन से ज़्यादा इम्पाउंड करना है, तो फिर वो अप्रूवल लेंगे अपने सीनियर ऑफिसर की, और फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सर हमारा सर्च। सर्च के लिए हमारा सेक्शन है 132, याद रखिएगा, सेक्शन जरूर याद रखिएगा। तो सर्च एंड सीजर क्या है और कैसे चलता है? सबसे पहली बात कि सर देखो, सर्च करनी है। अब इनकम टैक्स ऑफिस में तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं,
ठीक है सर। इंस्पेक्टर सबसे नीचे बात करें तो इंस्पेक्टर, वैसे तो उसके नीचे भी होता है, जैसे मैं अगर पूरा ही बताऊं आपको तो नीचे एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके नीचे ऊपर टैक्स असिस्टेंट होते हैं, फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट होते हैं, फिर इंस्पेक्टर चालू हो जाता है। इंस्पेक्टर के ऊपर आईटीओ होता है, फिर आईटीओ के ऊपर फिर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हो जाते हैं, फिर डेप्यूटी कमिश्नर हो जाते हैं, फिर कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर हो जाते हैं, फिर चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर डायरेक्टर। इस तरीके से ये सारा सीक्वेंस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया कि सर हु कैन अथोराइज्ड प्रोसीडिंग, मतलब सर्च करने की इजाजत कौन दे सकता है। आपको अगर सर्च करनी है, आईटीओ जाके कहता है जी मुझे सर्च करनी है, तो उसको परमिशन कौन देगा। तो सर ऐसे तो बहुत सारी अथॉरिटी है। ठीक है, आपको याद क्या करना है कि सर कमिश्नर या उससे ऊपर के लोग, क्योंकि आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे ये सारे नाम, मैंने रेगुलर क्लास में भी कहा था। तो आपको याद क्या करना है कि सर कमिश्नर या उससे ऊपर के लोग। अब एग्जाम में आ जाए तो लिख दो ऊपर वाले सारे, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, पीसीआईटी, सीसीआईटी, सब लिख दो। राइट, ओके। तो याद क्या करना है, कमिश्नर से ऊपर वाले लोग जो हैं वो ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सर सर्च कब की जा सकती है, वो क्या सरकमस्टांसेज हैं, वो क्या परिस्थिति है जब किसी के यहाँ पे सर्च की जा सकती है। सर देखो, हम भी, डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता सर्च करना, क्योंकि सर्च करने में डिपार्टमेंट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा लगता है, स्टाफ लगता है, सब कुछ लगता है। पर अगर हमने आपको बुलाया, समन इशू किया, आप नहीं आ रहे, हमने आपको रिटर्न भरने के लिए नोटिस इशू किया, आप जवाब नहीं दे रहे या आप नहीं आ रहे, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन बचा क्या है, हमारे पास ऑप्शन एक ही है, क्या, हम सर्च करेंगे। राइट, ओके। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, आपको बुलाया गया, आपसे रिटर्न भरने को बोला गया, आपसे बुक्स मंगाए गए, पर आप उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपके यहाँ पे सर्च हो सकती है। दूसरी बात, ये पॉइंट अच्छा है सर, इसमें तो आप ये मानो इनकम टैक्स वाले एक तरीके से क्या हो जाते हैं, भविष्य वक्ता, कि सब ये तो हमने इश्यू करा पर नहीं आया। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि सर ये ऐसा आदमी है, डिपार्टमेंट वाला क्या बोल रहा है कि सर ये ऐसा असेसी है कि अगर हम इसे सम्मन या नोटिस इश्यू करेंगे, माइट भी लिखा है, करा नहीं है, अगर हम इसको इश्यू करेंगे भी तो भी ये नहीं आएगा, हमें ऐसा लगता है, विल फेल, किया नहीं है अभी, कि हमें लगता है सर कि अगर इसको नोटिस भेजेंगे तो भी ये नहीं आएगा, तो नोटिस भेजने से कोई फायदा नहीं है, सीधा रेडी करते हैं अपन। ठीक है, ओके। अगर इनको लगता है कि किसी बंदे के पास में कीमती आभूषण, ज्वेलरी, पैसा है, तो उसके यहाँ पे रेड की जा सकती है। बोलो, बात समझ में आ गई, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है तो। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
हाँ जी। सो नेक्स्ट देखो, हु कैन कंडक्ट द सर्च। अब बात आती है कि सर्च कर कौन सकता है, मतलब किस लेवल का अधिकारी। सर एक इंस्पेक्टर चाहे तो सर्च कर सकता है, आंसर इज नो सर। कम से कम सर्च करने के लिए ITO ऑफिसर, तो इसमें भी आप इतने सारे याद नहीं कर पाओगे सर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इनकम टैक्स ऑफिसर से ऊपर रैंक का आदमी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर हो, फिर जो अभी मैंने आपको बताया, चाहे JC हो, चाहे AC हो, JC हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे डेप्यूटी हो, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। आगे बढ़ो सर। ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि CMA में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जब इनकम टैक्स की रेड होगी तो जो अधिकारी रेड मारने जाएगा, जो टीम रेड करने जाएगी, उस टीम के क्या पावर होंगे। तो मुझे लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पावर क्या है सर, उनको किसी भी बिल्डिंग में घुसना हो, किसी भी प्रीमाइसेस में हो, चाहे वो ऑफिशियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, यहाँ तक कि कोई व्हीकल है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई शिप है, जिसमें भी उसको घुसना हो, जाना हो, तलाशी लेनी हो, वो ले सकते हैं सर। ठीक है, उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर मान लीजिए आप कहेंगे जी ताला है, लॉक लगा हुआ है, तो पहले चाबी मांगेंगे। आप कहेंगे जी चाबी तो नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दी, तो ताला तोड़ सकते हैं, उनके पास इस चीज़ का पावर है। ठीक है, जो भी लोग उस प्रीमाइसेस के अंदर होंगे और वो कहता है जी मुझे बाहर, जैसे काम वाली बाई आई हुई है काम करने के लिए, कोई ड्राइवर है, कोई नौकर है और कोई रिश्तेदार है, और वो ये कहते हैं जी हम तो जाएं, तो जाएंगे तो फिर पहले उनसे बात पूछताछ होगी, उनकी तलाशी ली जाएगी, फिर उसके बाद उनको बाहर जाने दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग बाहर हैं, जैसे बच्चे स्कूल गए हुए थे या कोई घर का मेंबर बाहर गया हुआ था, वो लोग घर में आना चाहते हैं तो उनको भी आने दिया जाएगा, पर उनकी भी सर्च की जाएगी। ठीक है, उनकी जेब तलाशी वगैरह लिए जाएंगे, और जो लोग पहले से अंदर हैं उनकी भी तलाशी ली जाएगी। तो तलाशी लेने का राइट है। ठीक है, रिक्वायर एनी पर्सन टू फैसिलिटेट, कि सर वहाँ पे जो भी नौकर चाकर अकाउंटेंट होगा वो उनको बोलेंगे कि भैया हमें सर्विस प्रोवाइड करो, इन द सेंस हमें जो बुक्स चाहिए वो ला के दो, हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ला के दो, तो हमें असिस्टेंट के रूप में आप हेल्प करो। ठीक, सीजर, सीजर का मतलब आपको पहले ही बताया था कि सर जब हम रेड होगी तो उस रेड के दौरान जो भी सामान मिलेगा जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, तो डिपार्टमेंट उसको क्या कर देगा, सीज। सीज का मतलब होता है कि उस असेट को डिपार्टमेंट अपने पोजीशन में ले लेगा, अगर वो मूवेबल है तो। अगर इमूवेबल है तो उसको डीम्ड सीजर कर देगा, मतलब वहीं पे उसके ऊपर, वो देखा ना आपने मूवी में, ताला लगा के कपड़ा बांध के और मोम से चिपका देते हैं, कि उसको बोलते हैं डीम्ड सीजर। तो वो सीज कर दिया, अब आप बिना डिपार्टमेंट की परमिशन के उस असेट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि सर जब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज किए जाते हैं या डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं तो उन पे क्या लगा दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ताकि ये पहचान हो सके कि ये वही डॉक्यूमेंट है जिनको हमने चेक किया था। अगर मान लो बाद में कोई अल्ट्रेशन होता है या बाद में कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है तो ये समझ में आ जाए कि ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो हमने मार्क किए थे या नहीं। ठीक है, इन्वेंट्री, मेक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट बनाना बेसिकली। ठीक है, तो सर जो भी इन्वेंट्री की लिस्ट बनेगी उसके लिए क्या बोला, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने सारा सोना चांदी जवाहरात सब जब्त कर लिया, सामने जचा दिया, अब वो बोल रहे कि हम ये सब लेके जाएंगे, तो भैया लेके जाएंगे तो लिस्ट तो बनाओ, तो वो लिस्ट बनाएंगे कि ये सामान है, इतना इतना वजन है, सब लिखेंगे। ठीक है, उसकी एक कॉपी आपको दे देंगे अगर आपको चाहिए तो, और फिर वो ले जाएंगे। ठीक है, एक केस और होता है, वो केस क्या होता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, देखो बिजनेस में जो स्टॉक होता है ना उसको सीज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी के ज्वेलर के शॉप पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी, ठीक है, तो वो जितनी ज्वेलरी दुकान में पड़ी है उस सब का क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और लिस्ट बना के मालिक के साइन करवा लेंगे। वो उस ज्वेलरी को ले जा नहीं सकते क्योंकि बिजनेस स्टॉक कैन नॉट बी सीज, बिजनेस स्टॉक को कभी सीज नहीं किया जा सकता, पर लिस्ट बनाई जा सकती है, तो वो लिस्ट बनाने के इनको राइट है। एग्जामिन और नोट, कि जो भी लोग वहां पे मिलेंगे उन सबको शपथ दिलाकर कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे शपथ दिलवा के उनसे एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, ओके। ठीक, सर जरूरी है क्या कि एग्जामिनेशन उन्हीं लोगों का किया जाए जिनके पोजीशन में कुछ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिसके पोजीशन में कुछ है उसका भी एग्जामिनेशन हो सकता है, जिसके पोजीशन में कुछ नहीं है पर उनको डाउट है उसका भी एग्जामिनेशन वो कर सकते हैं। ठीक है,
एड, ठीक है। ये तो हो गए पावर्स। नीचे देखो ये लिखा है, ये अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में ये पॉइंट आ सकता है क्या, कि बिजनेस स्टॉक को कभी भी सीज नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक्सटेंशन टू जुरिस्डिक्शनल एरिया, सर जुरिस्डिक्शनल एरिया का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। हर एक ऑफिसर का अपना एक सर्कल या अधिकार क्षेत्र होता है जिसमें जो लोग अवेलेबल हैं उनके ऊपर ही वो कार्रवाई कर सकता है। रेड के दौरान ऐसा करना पड़ता है कि हमें दूसरे एरिया में भी जाना पड़ता है, तो यस उस केस में हम जा सकते हैं। उस केस के लिए हमें वहाँ के जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे उस एरिया के, उनको बता देना है, उनसे परमिशन ले लेनी है, ठीक है। अब रेड के केस में तो होगा, आपने किसी के यहाँ पे रेड मारी तो एक एरिया में तो है, अब उसका एक बिल्डिंग किसी और एरिया में भी है, तो आप जाओगे, डेफिनेट सी बात है वहाँ पे, तो जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी है, बाकी जा सकते हैं, ठीक है। हैंडिंग ओवर ऑफ द सीज्ड एसेट टू द असेसिंग ऑफिसर हैविंग जुरिस्डिक्शन। अब सोचिए टीम आई दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से टीम आई या जयपुर से टीम आई और उन्होंने किसी गांव में रेड मार दी, ठीक है। रेड मार के वहाँ पे जो भी कार्रवाई करनी थी सब कर लिया, सीज वीज करना था कर लिया। अब वो सीज किया हुआ सामान कहाँ ले जाके रखेंगे वो? अब मान लीजिए सारा सामान अगर जयपुर आने लग गया हर आसपास के गाँव का, तो जयपुर में तो पता नहीं कितना सामान इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्या किया जाता है, सीज करने के बाद पूरी कार्रवाई, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो सामान आपके एरिया का जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा वहीं पे सरेंडर उनको दे दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ओवर ऑफ सीज गुड्स टू द असेसिंग ऑफिसर हैविंग द जुरिस्डिक्शन, जिसके अधिकार क्षेत्र में आप आते हो उसको दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक्सटेंशन ऑफ ऑथराइजेशन। अब एक्सटेंशन ऑफ ऑथराइजेशन क्या है सर? एक्सटेंशन ऑफ ऑथराइजेशन क्या है कि आप सर्च करने से पहले, अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने कि कमिश्नर या ऊपर के लेवल से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो आप किसी के यहाँ पे एज इनकम टैक्स ऑफिसर आप किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड मारने गए, आपने वहाँ पे रेड मारी, अब पता चला कि इसके 4 ऑफिस और हैं, वहाँ पे जाने के बाद पता चला, पर उन 4 ऑफिस का तो वारंट हमारे पास नहीं है, तो आप वहीं से एक मेल कर देंगे, वहीं से आप सूचना भेज देंगे डिपार्टमेंट को कि हमें अथराइजेशन चाहिए उनको भी विजिट करने का, तो यस वहाँ से आपको अथराइजेशन मिल जाएगा और आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लिस्ट में नाम नहीं है वहाँ पे जाने में लीगली दिक्कत आती है ना, जैसे अपन कहते हैं ना कि इस बिल्डिंग को सर्च करने का ऑर्डर था, आप चले जाओ, अब बगल वाली बिल्डिंग को सर्च करने पर ऑर्डर नहीं है तो जाने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए एक्सटेंशन कर देते हैं, बोले ठीक है हम आपको पावर दे रहे हैं, आप उसमें भी जा सकते हो, राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए सर, डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि सर जो असेट ऐसी होती है जो नेचर की वजह से, नेचर उसका बहुत हैवी है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, नेचर उसका ऐसा है जो इमूवेबल है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नेचर ऐसा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वजन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली वो दीवार में फिट है, फिजिकली वो ज़मीन में फिट है, तो ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप उसे उठा के सीज करके ले जा नहीं सकते, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर। अब डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर का मतलब क्या है कि उसको ले जाओ मत, उसको उसी जगह पे एक कागज़ चिपका दो, डोरी चिपका दो और उस पर ठप्पा मार दो ताकि उसको कोई डील ना कर सके। तो उसके लिए बोला गया है कि हम एक ऑर्डर सर्व कर देते हैं, बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर सर्व कर देते हैं कि हम इसको सीज कर रहे हैं, अब हमारी परमिशन के बिना ना आप इसको यूज कर सकते हैं, ना किराए पे दे सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उसी ऑर्डर को डीम्ड सीजर बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए सर, प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होता है? देखिए, प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब ये है कि जब आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, जब आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही हो और आपको भी ये पता है कि इसमें मेरा टैक्स निकलेगा, तो कई बार एसएससी को पहले पता तो होता ही है ना कि मैंने चोरी कर रखी है और ये चोरी अब पकड़ी जाएगी और मुझे टैक्स पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपनी एसेट बेचना स्टार्ट कर देता है कि मेरे पास एक काम करता हूँ, मेरे पास जितना भी माल है सारा ठिकाने लगा देता हूँ, बेच देता हूँ, निपटा देता हूँ, फिर जब ये वसूली करने आएंगे तो बोलूँगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कर लो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उठा के मेरे को जेल में डाल देंगे, थोड़े दिन जेल में पड़ा रहूँगा, वापस आ जाऊँगा। हाँ, ये प्लानिंग का पॉइंट है भाई, ठीक है। तो ऐसा अगर डिपार्टमेंट वालों को लगता है कि ये आदमी ऐसा कर सकता है तो वो क्या बोलेंगे कि प्रोसीडिंग पूरी होने से पहले ही इसकी कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर लो, आप अटैच कर लो। अब सर अटैच कैसे कर लें ऑर्डर के बिना?
तो उन्होंने कहा प्रोविजनली अटैच कर लो। तो प्रोविजनली अटैचमेंट का मतलब है कि आपकी पहले ही, जब उनको अंदेशा होगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, तो पहले ही आपकी कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब आप उसे बेच नहीं सकते। ठीक है, अब ये अटैचमेंट जो होता है ये आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है। ठीक है, जनरली 60 दिन के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 6 महीने तक ये जा सकता है, एक्सटेंशन वगैरह होके 6 महीने तक ये कहानी जा सकती है। 6 महीने में भी अगर अब आप कुछ नहीं कर रहे कार्रवाई, तो फिर तो आपकी गलती है ना। फिर आपने अटैच भी कर लिया, अब आप कार्रवाई तो आपको करनी है। ठीक है, असेसमेंट तो आपको पूरा करना है। आप नहीं कर रहे तो 6 महीने बाद जो प्रोविजनल अटैचमेंट अपने आप हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अथराइजेशन एंड असेसमेंट इन द केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशन। अब यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आ गया, रिक्विजिशन। अब जब तक ये वर्ड आपको समझ नहीं आएगा ये कहानी आपके थोड़ी सी दिमाग में खटकती रहेगी। क्या सर्च और रिक्विजिशन एक है? आंसर इज नो, सर्च और रिक्विजिशन एक नहीं है। सर्च का मतलब क्या हो गया? सर्च का मतलब है कि आपने किसी के यहाँ पे रेड मारी, आपने किसी के यहाँ पे रेड मारी और उसके दौरान आपको जो कुछ भी मिला वगैरह वगैरह वो सब सर्च का पार्ट है। रिक्विजिशन क्या होता है? रिक्विजिशन का मतलब होता है कि सर हमें जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, हमें जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी किसी और डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। जैसे मान लो जीएसटी वालों के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़े हैं, मुझे मिस्टर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए और वो जीएसटी वालों के पास पड़े हैं। ठीक है, तो अब जीएसटी वालों का जब काम खत्म हो जाएगा तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट एसएससी को देंगे, फिर इनकम टैक्स वाले जाएंगे और एसएससी से बुक्स ऑफ अकाउंट लाएंगे। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन, इसके दौरान बीच में एसएससी कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर कर दे, हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट उसको करेंगे। हम जीएसटी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखेंगे और उस लेटर में क्या लिखेंगे कि मिस्टर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें चेक करने हैं और हमें पता चला वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास है। तो जैसे ही आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप हमें भेज दें, हमें भी हमारा हिसाब किताब बराबर करना है। सिंपल। ठीक है, तो ये उस तरीके से है। ओके, अब सवाल देखो यहाँ पे ये है, ये वाला रिक्विजिशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे जो वर्ड पूछा गया वो पूछा गया अथॉराइजेशन एंड असेसमेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए सर, एक घर में 4 भाई रहते हैं, एक घर में 4 भाई रहते हैं। इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी। अब उस रेड में एक भाई का नाम है। अगर उस घर में उस लेटर में एक भाई का नाम है तो घर वाले कहेंगे कि जी आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी को टच कर सकते हैं जो इसके नाम पे है, बाकी किसी की प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो वारंट है वो एक ही बंदे का है। बात तो लॉजिकल है। दूसरा केस, केस नंबर 2, एक नोटिस में सारे लोगों के नाम है, चारों भाइयों के नाम है। अब एसएससी क्या कहता है कि देखो जी आप एक ही नोटिस में चारों के नाम लिख के लाए हो, इसका मतलब ये जॉइंट नोटिस है, और जॉइंट नोटिस है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को देख सकते हो जो हमारे चारों के नाम की है, हमारी सिंगल प्रॉपर्टी को आप नहीं देख सकते। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का ये तो बेवकूफ़ी है। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो उसको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर सेपरेटली नाम में ऑफर देने की कोई ज़रूरत, वारंट इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक लेटर में चारों का नाम लिखा है तो चारों कवर हो गए, चारों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी सब आ जाएगी। उसमें ये नहीं है कि सर नाम एक साथ लिखा तो प्रॉपर्टी भी एक साथ वाली लो। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, अगर एक ही लेटर में एक से ज्यादा लोगों का नाम लिखा गया है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको आप एओपी मानो, एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मानो। मतलब ग्रुपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लेटर एक साथ देने से ग्रुपिंग नहीं हो जाती। ठीक है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने लायक पॉइंट है। प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सर्च। प्रिजम्पशन इन, ठीक है, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सर्च क्या है कि सर जब किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आर्ग्यूमेंट कॉमन होते हैं जो हर एक रेट के अंदर होते हैं। कैसे?
जो भी कागज मिलेगा एसएससी क्या कहेगा, मेरा नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो कभी देखा ही नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, जनरल रीजन है, ठीक है। जो सोना चांदी मिलेगा तब भी वो कहेगा अरे ये तो मेरा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया, कोई रिश्तेदार का है, वो रख के गए थे, ऐसे कुछ बहाने मारेंगे, ठीक है। जब हिसाब किताब चेक होगा तो बोलेंगे नहीं सर ये तो हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो बार 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 चीजें रिपीट होती हैं। अब डिपार्टमेंट हर केस में ये थोड़ी समझाता रहेगा या बहस थोड़ी करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या गोल निकाला गया, प्रिजम्पशंस, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रिजम्पशन। अब प्रिजम्पशन क्या है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि देखो जी ऐसा है, हम जिसके यहाँ पे रेड मारेंगे वहां पे जो भी कागज पत्र डॉक्यूमेंट मिलेगा वो सब फुल एंड फाइनली तुम्हारा ही है। हम ये मान के चलेंगे, इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। इवन हम ये भी मान के चलेंगे कि उन सारे डॉक्यूमेंट में हैंडराइटिंग भी तुम्हारी है। हम ये भी मान के चलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे साइन किए हुए हैं। तीन बातें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तीन बातें, डॉक्यूमेंट तुम्हारा ही है, तुम्हारी हैंडराइटिंग में और तुम्हारा साइन किया हुआ है। उसके अलावा कोई पैसा ज्वेलरी मिला वो सब कुछ तुम्हारा ही है, हम ये मान के चलेंगे, आप इसमें से डिनाई नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी मिला बिलोंग्स टू सच पर्सन, ठीक है। जो भी बुक्स और अकाउंट्स या कागजों में मिला सब सही है। जैसे कई बार होता है एक कागज मिला, उस कागज में ये लिखा था कि जिसके यहाँ पे रेट पड़ी है उसने किसी को 50 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। अब वो कहता है यार सर ये तो मजाक मजाक में लिख दिया था, वो मेरा दोस्त है, हम बैठे थे तो मजाक में लिख दिया। मजाक नहीं है, जो कागज मिला उसमें जो लिखा वो सब सच है, नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ठीक है। सारे कागजों पे सिग्नेचर्स हैं और सारे सिग्नेचर ड्यूली स्टाम्प्ड है, एग्जीक्यूटेड है, अटेस्टेड है। इट मीन आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेरा नहीं है, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, ये तो मजाक में लिख दिया था, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर रेड के दौरान पुलिस की मदद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद डिपार्टमेंट ले सकता है इन द केस ऑफ रेड, ठीक है। राइट टू मेक कॉपी, सर जब रेड चल रही होगी या रेड कंप्लीट हो जाएगी तो जिसके यहाँ पे रेड पड़ी क्या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी कर सकते हैं। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के ले जा रहे हैं इनकम टैक्स वाले, अब आप कहते हो कि जी हमें फोटोकॉपी तो करने दो, कल हमारे क्लाइंट आएंगे, कल हमारे कस्टमर आएंगे, हम उनका हिसाब कैसे करेंगे। तो यस आपके पास राइट है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। ओके बस इसमें कुछ बताने वाला नहीं। पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी हमने क्या कहा कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट ने सीज कर रखे हैं और वहां पे आपकी प्रोसीडिंग चल रही है तो उस प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग हम उस डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजेंगे और उसमें लिखेंगे कि सर जिस बंदे की आप केस स्टडी चला रखे हो, जिसका केस आपके पास चल रहा है, उसका हमारे पास भी केस चल रहा है, तो जैसे ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम हो जाए आप वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें दे दीजिएगा तो हम भी हमारा काम निपटा लें, ठीक है। ओके इवन ऐसा भी होता है कि जो असेट जीएसटी वाला वो करके ले गया, सीज करके ले गया, अब उन्होंने अपनी जो भी डिमांड थी रिकवरी वो कर ली, अब कोई असेट बचेगी तो वो असेट भी हम मांग सकते हैं, वो भी हमारे पास आ जाएगा और फिर उसमें से हम हमारी जो भी अमाउंट बन रही होगी वो भी वसूल कर लेंगे। तो यस ये भी किया जा सकता है। हु कैन रिक्वेजिशन बुक्स, तो अगेन इनकम टैक्स ऑफिसर से ऊपर का जो अधिकारी है वो रिक्वेजिशन कर सकता है, उससे नीचे वाला अधिकारी नहीं कर सकता है, ठीक है। सर जो रिक्वेजिशनिंग ऑफिसर होगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट मांग रहा होगा उसके क्या पावर होंगे, सर सेम ही पावर है उसके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास रख सकता है, ठीक है, एग्जामिन कर सकता है, ये सारी चीजें उसके पास है। नेक्स्ट आ जाइए सर, एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड एसेट, ये अच्छा पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ सीज और रिक्विजिशन एसेट। सर आपने एसएससी की कोई एसेट सीज करी या आपने किसी और डिपार्टमेंट से उस एसएससी की एसेट मंगवा ली, अब आप क्या करोगे, सर हम करेंगे क्या, मतलब उस एसेट का यूज क्या करोगे, हम ये पूछ रहे हैं। आप किसी का कैश उठा के ले आए, सोना चांदी जवाहरात उठा के ले आए, करोगे क्या, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यूज। तो हम सर उसका यूज कैसे करेंगे, सुनिए उसका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसकी इनकम टैक्स में कोई लाइबिलिटी है, उसको पूरा करेंगे।
क्या उसकी वेल्थ टैक्स की कोई पुरानी लाइबिलिटी खड़ी है, उसको वसूल करेंगे। क्या ब्लैक मनी एक्ट में उसकी कोई लाइबिलिटी है, उसको वसूल करेंगे। ये सारा वसूल करने के बाद, ये तो हुई किसकी बात, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद सर अगर अब जो केस हुआ है, अब जो रेट पड़ी है, इसमें ब्लॉक असेसमेंट होगा। इस ब्लॉक असेसमेंट में अगर कोई डिमांड बनती है तो उसको भी हम वसूल करेंगे, उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद सर अगर कोई अमाउंट और है जिसकी वजह से आप असेसिंग इन डिफॉल्ट हो, मतलब कोई भी पहले की कोई डिमांड खड़ी हो जिसका पेमेंट आपने नहीं किया हो, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद में अगर कुछ बचता है तो वो हम आपको रिटर्न कर देंगे, लौटा देंगे। बताइए जी, क्लियर है पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए सर, रिलीज ऑफ एसेट। रिलीज ऑफ एसेट का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ एसेट का मतलब है कि सर इनकम टैक्स वाले हमारी एसेट को सर सीजर करके ले गए, अब हम चाहते हैं उस एसेट को छुड़वाना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। एप्लीकेशन टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द एसेट, एंड ऑफ द मंथ इन विच एसेट सीज वर, तो जिस महीने में आपकी एसेट सीज की गई उस महीने के खत्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लगा देनी है कि सर मेरी एसेट पिछले महीने की 10 तारीख को सीज की गई थी और मैं उसे छुड़वाने आया हूँ, ठीक है। अब छुड़वाने आए हो तो पहले ये तो बताओ ये एसेट आई कहाँ से, इसका सोर्स ऑफ एक्विजिशन क्या था, क्या आपने उस पर टैक्स दे दिया है, ये सब बातें बताओ। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि जी आप ईमानदारी से आ गए, आपने सब बातें बता भी दी और आपने जो टैक्स बन रहा था वो पे कर भी दिया, तो वो ऊपर से अप्रूवल लेगा और आपके एसेट को रिलीज कर देगा, ठीक है। ओके, ऑर्डर ऑफ असेट टू बी अप्लाइड फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी। ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है, क्रम, क्रम बोलते हैं ना इसको, सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपका पैसा भी सीज हुआ, बैंक अकाउंट भी सीज हुआ, ज्वेलरी सीज हुई, सोना चांदी सीज हुआ, इसके अलावा जमीन सीज हुई, तो सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये लिक्विडिटी के हिसाब से चलता है सर। सबसे पहले हम पैसे का इस्तेमाल करेंगे, पैसे के बाद में मूवेबल असेट जिनसे आसानी से पैसा रिकवर किया जा सकता है उनका यूज करेंगे। उसके बाद में अगर कुछ बच जाता है तो इमोल प्रॉपर्टी का ऑक्शन करेंगे। उसके बाद भी कोई डिमांड बचती है तो इसको बोलेंगे पे कर, नहीं तो जेल जा, ठीक है। और अगर इनमें से ही डिमांड पूरी हो जाती है और एसेट बच जाती है तो लास्ट में बची हुई एसेट को हम क्या कर देंगे, एसएससी को लौटा देंगे, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक कहानी? पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन। पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सर देखो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट बहुत सारी कार्रवाई करता रहता है, अब कार्रवाई करने के लिए डेटा तो चाहिए ना, तो वो चाहे तो किसी से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म में, तो पार्टनरशिप फॉर्म को एक नोटिस डाल दिया कि भैया आपके यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, उनको आप कितनी सैलरी देते हो, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, बताओ, ठीक है। तो यस, ये किया जा सकता है। अगर कोई ट्रस्ट है उसको बोल दे तुम्हारे यहाँ ट्रस्टी कितने हैं, तुम्हारे यहाँ पे किस किस का डोनेशन आया, कितना है बताओ, तो मांगा जा सकता है। कंपनी है, कंपनी से पूछ लीजिए आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉई है, पूछे जा सकते हैं। एचयूएफ का करता है, कर्ता को बोल दिया कि बताओ जी आपके एचयूएफ में कितने लोग हैं, उनके पर्सनल पेन नंबर वगैरह क्या है, पूछा जा सकता है। तो ऐसे इन किसी भी तरीके से डीलर को बोल दिया आपने किस किस को प्रॉपर्टियाँ बेची उसकी लिस्ट दो, ठीक है, ब्रोकर को बोल दिया। तो इन सब लोगों से, ये कॉमन लोग हैं जिनसे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर डिपार्टमेंट को चाहिए होगी तो डिपार्टमेंट मांग सकता है। बताओ जी, यहाँ तक कहानी समझ में आती है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट देखिए, सर्वे। सर सर्वे में क्या, मैं आपको बताऊं डिफरेंस क्या है सर। देखिए सर्वे जो है वो सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसेस का हो सकता है और सर्च जो है उसमें बिजनेस, रेजिडेंस सबके सर्च हो सकती है। सर्वे के अंदर जनरली ये कंफर्म नहीं होता है कि ब्लैक मनी है, हमें डाउट है
ठीक है, इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं, पर कंफर्मेशन नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है कि वाकई में इसके पास ब्लैक मनी है क्या। ठीक है, हम जा रहे हैं कि अगर मिल जाएगा तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे, राइट। तो सर्वे थोड़ा सा लाइटर नोट होता है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जबकि सर्च थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल होती है, उसमें बिजनेस, मकान, दुकान सब आ जाता है। ठीक है, उसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। सर्वे को एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला गया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और सर्वे कई तरीके के होते हैं सर, सर्वे एक तरीके का नहीं होता, सर्वे अलग अलग तरीके के अलग अलग पर्पज के लिए होते हैं। पहला सवाल है कि सर सर्वे कर कौन सकता है, तो सर सर्वे अगेन वही बात है कि यहां से पकड़िए आप, कि सर इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो ऊपर के लोगों से जो भी अधिकारी होगा वो ऊपर के लोगों से परमिशन लेगा। इंस्पेक्टर, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपका, इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के लोग जो है वो सर्वे कर सकते हैं, पर उन्हें अपनी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। जुरिस्डिक्शन, सर कहाँ कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इट्स नॉट ए सर्च। सर्च में तो क्या होता है कि आप एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन भी कर सकते हैं, पर सर्वे में आप वहाँ सर्वे करते हैं जो आपके एरिया में आता है। जैसे मैं निकला अपने एरिया में और मुझे लगता है कि ये सारे लोग मेरे दायरे में आते हैं, अब मैं उनमें से किसी भी के यहाँ पे बिजनेस प्रेमाइसेस पे पहुँच गया, ये देख रहा हूँ कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं क्या, उनके यहाँ पे कोई इलीगल ट्रांजेक्शन या ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओके। हालांकि ऐसे जनरली सर्वे नहीं करते, उसमें भी कुछ पहले रैकी होती है, पहले थोड़ा सा पता लगाया जाता है, क्योंकि इज्जत का सवाल है ना। आप पहुंचे कुछ मिला ही नहीं, फिर आप दूसरी जगह पहुंचे वहां कुछ मिला ही नहीं, तो इसका मतलब तो आप रिसोर्सेज वेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, सर सर्च करते टाइम पे इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर थे कि वो किसी भी बिल्डिंग में घुस सकते हैं, वेदर रेजिडेंशियल और ऑफिशियल, ताला तोड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा है क्या? नहीं सर, यहाँ ऐसा नहीं है। पहली बात तो बोल रहे हैं कि आप एंटर कर सकते हैं, बट दैट शुड बी प्लेस ऑफ बिजनेस, घर में नहीं। हाँ, अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से ही बिजनेस कर रहा है, तो घर को डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस माना जा सकता है। इन दैट केस आप घर पे जा सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस प्लेस बन गया है। ठीक है, पर उसमें भी वर्किंग आवर्स का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि रात को घर पे पहुंच गए कि भैया ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो घर तो इनका ऑफिस ही है, राइट। ओके। दूसरा, सर जो भी प्रोपराइटर, ट्रस्टी, एम्प्लॉई, जहाँ पे भी हम सर्वे करने गए वहाँ पे जो भी नेचर ऑफ बिजनेस होगा, नेचर या फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा, वहाँ पे जो भी लोग होंगे हम उनको बोलेंगे कि भैया हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, हमें बताओ कि बुक्स कहाँ है, क्या है, कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुँच गए इनकम टैक्स वाले, क्या करने के लिए? सर्वे करने के लिए। अब सर्वे में क्या होता है, सर्वे में उनको पता थोड़ी है टैक्स चोरी हो रही है, वो तो पता कर रहे हैं, मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बच्चे को उठा के पूछा, हाँ भाई क्या कर रहे हो? कहता सर मैं सीएमए फाइनल कर रहा हूँ। फीस कितनी है तुम्हारी? सर मेरी फीस 70,000 रुपये। अच्छा, ये पूरी क्लास सीएमए फाइनल की है? हाँ सर फाइनल की है। कितने बच्चे हैं? उन्होंने काउंट किया जी 30 बच्चे हैं। ठीक है, उन्होंने मल्टीप्लाई किया, 30 बच्चे इंटू 70,000, इतनी रेवेन्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको आके बोला कि जी सीएमए फाइनल का आपका रेवेन्यू बताओ कितना है। अब हमने बुक्स में दिखा रखा था 20 लाख रुपए, तो उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ यहाँ गड़बड़ है। ब्लैक मनी तो है कि ले रहे हो आप कितना, ले रहे हो आप ज़्यादा और दिखा रहे हो कितना, बहुत कम दिखा रहे हो। ठीक है, या तो इस तरीके से डिफरेंसेस पकड़ लेते हैं। अभी तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस मिलेगा उस हिसाब से पकड़ लेते हैं। अच्छा, मिला ही नहीं सर डिफरेंस, जितना बच्चे बता रहे हैं उतना ही बुक्स में है, इंटर वाले जितना बता रहे हैं उतना ही बुक्स में, तो ठीक है, फिर तो कुछ गड़बड़ मिली नहीं, तो जाओ अपने घर वापस। तो उस केस में डिपार्टमेंट आपका कुछ नहीं कर सकता। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यस, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हैं, जिससे ये समझ में आ जाए कि ये वही रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमने एग्जामिन किया था। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है सर? ये अच्छा पॉइंट, ये टेबल अच्छी है, मुझे लगता है ये टेबल आपको पढ़ लेनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट अच्छा है। ठीक है, ओके, हम तो ये पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री मेक इन्वेंट्री, मतलब लिस्ट बना सकते हैं सर। रिकॉर्ड स्टेटमेंट, वहाँ पे दुकान पे प्रीमाइसेस पे जो भी लोग मिलेंगे उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आपको टेबल पढ़ लेनी है। जी सर। ओके, ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है, देख लीजिएगा। ओके सर, सर्वे के दौरान इनकम टैक्स अथॉरिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? हाँ है,
क्या है सर? सर पहली बात तो बिना रीजन रिकॉर्ड करें वो आपके बुक्स को इम्पाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ये कि वो आपका कोई केस, स्टॉक या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्च में कर सकते थे, सर्वे में नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा सर, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसको कभी भी सील नहीं किया जा सकता सर्वे के दौरान, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर बिजनेस कैसे चलेगा? जैसे बिजनेस स्टॉक को सीज नहीं किया जा सकता, वैसे ही बिजनेस प्लेस को सीज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके सर, अब सर्वे का टाइम क्या है? ये अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। सर बिजनेस प्रोफेशन की प्रोमाइसेज हो तो बिजनेस आवर्स में ही कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऑफिस खुलता है सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो उसी दौरान सर्वे हो सकता है, उसके आगे पीछे नहीं हो सकता है। डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, सर आप तो घर से बिजनेस कर रहे हो, अब घर में तो कोई टाइम है नहीं कि 10 बजे खुलेगा या 9 बजे, तो उस केस में क्या होता है? ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। भाई समझना आप बात को, दुकान पे तो खुलने का टाइम होता है, ऑफिस में तो खुलने का टाइम होता है, तो जिससे वर्किंग आवर्स पता लगाए जा सकते हैं। पर जो आदमी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसका तो वर्किंग आवर पता लगाना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए क्या बोला? सनराइज के बाद और सनसेट से पहले, ठीक है। ओके, सेकेंड काइंड ऑफ सर्वे, सर्वे ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेज। अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसका सर्वे भी हो सकता है। जैसे किसी के यहाँ पे शादी चल रही है, अब शादी में पहुंच गए इनकम टैक्स वाले कि जी शादी में इतना खर्चा हुआ, पैसे कहाँ से आए, तो वो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, 133A5 में। किसी के यहाँ पे कोई नए घर का इनॉग्रेशन हो रहा है, उस पर पहुँच गए, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो जो भी कोई खर्चा हो रहा होगा, अगर वहाँ जाके आप सर्वे कर रहे हैं तो उसे कहते हैं सेक्शन 133A5 में कवर करेंगे, ठीक है। पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन 133B, अब ये भी सर्वे है, इसको बोलते हैं डोर टू डोर सर्वे। अब डोर टू डोर सर्वे मतलब हर ऑफिस में जाके, हर दुकान पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आप आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं डोर टू डोर सर्वे। और सारे सर्वे, जितने भी टाइप ऑफ सर्वे हम बात कर रहे हैं, वो सब बिजनेस प्रीमाइसेस के ही हैं सर, घर का कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है सर। कंपनी का आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कंपनी होती है उसे अपने रजिस्टर्ड हेड ऑफिस में अपने बुक्स अकाउंट मेंटेन करने हैं, और वो बुक्स अकाउंट्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेंगे कि कोई भी मेंबर कभी भी जाकर उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। तो क्या इनकम टैक्स वाले भी जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा है, ठीक है। अगर अथॉरिटीज से कुछ, जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज है उनके कुछ पावर है, हाँ, अगर किसी से इंक्वायरी वगैरह करनी हो तो उनके पास पावर है। ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएससी। सर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के पास हमारी बहुत सी इंफॉर्मेशन चली जाती है, हमारी एसेट कहाँ है, हम क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या वो इंफॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो सर जनरली तो नो, जनरली वो हमारी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। बट अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट हो, कोई दूसरा डिपार्टमेंट मांग रहा हो, तो यस वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये अच्छा पॉइंट है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च। किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हुई, अब इनकम टैक्स की रेड हुई तो फिर जाहिर सी बात है जो कुछ मिला वो सबकी लिस्ट बनेगी, फिर उसका केस चलेगा। अब केस चलता कितने टाइम का है वो समझने वाली बात है सर। एक तो करंट ईयर मतलब जैसे मान लो 15 जून को किसी के यहाँ पे रेड पड़ी, तो करंट ईयर हो गया 1 अप्रैल से 15 जून, ठीक है। करंट ईयर किसको बोलते हैं? 15 जून को किसी के यहाँ पे रेट पड़ी और वो रेट चली मान लीजिए 22 जून तक, तो 1 अप्रैल से 22 जून, 15 जून मतलब 1 अप्रैल से 22 जून, ये तो करंट ईयर हो गया। और इससे पहले के 6 साल उनको बोलते हैं ब्लॉक असेसमेंट, ठीक है। तो ये सारे साल की इनकम कैलकुलेट होगी, ठीक है, और उसे ब्लॉक असेसमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो आपको देखने को मिल जाएगा ये ब्लॉक पीरियड। सर ब्लॉक पीरियड में जो इनकम पकड़ में आएगी उस पर टैक्स किस रेट से लगेगा? तो रेट तो सर नॉर्मल है, जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल रेट है उसी रेट से टैक्स लगेगा, अलग से कोई रेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। ये सारा आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है, इसमें बताने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 6 साल का असेसमेंट होगा,
उसमें दौरान आपके पास जो मिला उसका सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछा जाएगा। अगर आप बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो फिर उसको वैसे असेस किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी सर। बस इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। देखिए हमारी बुक में ना कंटेंट बहुत ठूसा हुआ है, कॉपी पेस्टेड कंटेंट है, तो बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं है बिल्कुल भी कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। सारे सेक्शंस में जो भी लो की लैंग्वेज थी वो पूरी उठा के डाली हुई है, तो इसलिए आपके लिए जो कंटेंट है वो ज़्यादा टफ हो जाता है और ज़्यादा हैवी हो जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। 2.5 इतना रिलेवेंट नहीं है तो इसको बाद में देखेंगे अपन। पहले मैं रिलेवेंट टॉपिक करवा देता हूँ। चलिए सर यहाँ आ जाते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल के ऊपर, जिसमें अपील, रिवीजन और एडवांस रूलिंग और सेटलमेंट कमीशन, इन सब की बातें हम करेंगे। बोलिए, कैन आई स्टार्ट? सो अपील्स क्या है? देखो, जब आईटीओ कोई ऑर्डर पास करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है, हो सकता है हम उस ऑर्डर से एग्री हो सकता है हम उस ऑर्डर से एग्री नहीं हो। अगर हम उस ऑर्डर से एग्री नहीं करते तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपील में जा सकते हैं या हम रिवीजन में जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपील्स की बात करते हैं। अपील्स के भी 4 लेवल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं सीआईटी अपील्स के अंदर, मतलब कमिश्नर अपील्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि दो तरीके का ऑप्शन है हमारे पास अगर हम ऑर्डर से खुश नहीं हैं तो। ठीक है, एक ऑप्शन है अपील और दूसरा ऑप्शन है रिवीजन। सर रेक्टिफिकेशन भी तो है, बिल्कुल है, पर रेक्टिफिकेशन बहुत लिमिटेड स्कोप तक है। मतलब कि सर रेक्टिफिकेशन सिर्फ उन्हीं केस में हो सकता है जब उसके ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो, जैसे कि राइटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, या ऐसी मिस्टेक जो कि साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ गलती है। ठीक है, पर अगर उसके में कोई गलती नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना ऑर्डर पास कर रहा है और हम उससे एग्री नहीं होते, तो फिर रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, फिर हमें अपील्स या रिवीजन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अपील्स को समझते हैं। अपील्स के 4 लेवल हैं। सबसे पहली अपील कहाँ होती है? सीआईटी अपील्स में। दूसरी अपील क्या होगी? आईटीएटी में। तीसरी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। और चौथी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो सबसे पहले सीआईटी, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब समझिएगा, पहला ऑर्डर किसने पास किया? आईटीओ ने पास किया। तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि आईटीओ के ऑर्डर से आईटीओ तो परेशान नहीं हो सकता। परेशान होगा तो एसएससी होगा, वरना कोई नहीं होगा। अगर एसएससी परेशान होगा तो एसएससी अपील में जाएगा। तो एसएससी कौन से अपील में जाएगा? सीआईटी अपील में। ठीक है, तो सीआईटी अपील में कभी भी डिपार्टमेंट नहीं जाता है, एसएससी ही जाता है। ठीक है, अब समझिए कमिश्नर ने ऑर्डर दिया। अब कमिश्नर जो ऑर्डर देगा, कमिश्नर अपील जो ऑर्डर देगा, वो हो सकता है एसएससी के फेवर में हो सकता है डिपार्टमेंट के फेवर में हो। अगर वो एसएससी के फेवर में हुआ तो एसएससी का तो काम हो गया, पर अब डिपार्टमेंट चाहे तो डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। ठीक है, जो आईटीओ है वो, मतलब डिपार्टमेंट जो है वो अपील में जा सकता है। अगर उसने डिपार्टमेंट के फेवर में ऑर्डर दिया तो फिर एसएससी अपील में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर दोनों तरीके शुरू हो जाते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि पहला ऑप्शन जो है वो सिर्फ एसएससी के पास है और बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों के पास है। दोनों में से कोई भी अपील में जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझाया गया है 246 में अपील जो हम करेंगे कमिश्नर के पास। कमिश्नर के पास जो अपील करते हैं उसमें सर कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, अब इसमें तो बहुत कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं आपको मेन मेन बातें बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह, ठीक है। सीआईटी अपील्स,
तो सीआईटी अपील में पहली बात तो जाएगा कौन? एसएससी जाएगा। दूसरी बात, कितने दिन में जाएगा? जिस ऑर्डर के खिलाफ जाना है उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप सीआईटी अपील्स में जाएंगे। अगर 30 दिन से लेट हो गया, ठीक है, इफ लेट, तो आप अप्लाई करेंगे किसके लिए? कंडोनेशन ऑफ डिले, कि सर मुझे लेट हो गया है, मुझे माफ करें। तो अगर सीआईटी को लगेगा कि जेन्युइन रीजन था तो वो आपको माफ कर सकता है। फॉर्म नंबर ओके, फॉर्म नंबर इसमें जो है वो 35 भरा जाता है, ठीक है। फॉर्म नंबर 35 में आप अपील फाइल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपकी हियरिंग फिक्स होगी। अच्छा, इसके साथ आपको फीस भी पे करनी है, ठीक है। फीस 500 रुपये से 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये फीस होती है, अभी बता देंगे कैसे कैसे। और उसके बाद आपकी हियरिंग फिक्स हो जाएगी। हियरिंग में आपको बुलाया जाएगा, अगर फेस टू फेस है तो, और अदर फेसलेस है तो फिर ऑनलाइन ही चलेगा सिस्टम। आजकल तो सारी फेस टू फेस फेसलेस ही हो गई है, ठीक है। अब हियरिंग में प्लेस डिसाइड होगा, वेन्यू डिसाइड होगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा। अगर फेसलेस हो रही है तो डेट डिसाइड होगा, टाइम डिसाइड होगा, उस टाइम पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप अपना जवाब रिटर्न में दे सकते हैं। ये प्रोसीडिंग चलती रहेगी सर। आप अपना जवाब देंगे, फिर वो आईटीओ से जवाब मांगेंगे, फिर वो दोनों की सुनने के बाद नया ऑर्डर पास करेंगे, इस तरीके से। फिर फाइनली जब सीआईटी अपील सारी बातें सुन लेता है तो वो जो ऑर्डर था आईटीओ का, उसको या तो कंफर्म कर देगा कि जो आईटीओ ने कहा वो सही है, या उसमें इनकम कम कर सकता है, उसमें इनकम हटा सकता है, जो, ठीक है, बढ़ा नहीं सकता। जनरली बढ़ाते नहीं है इसमें अपील में, क्योंकि अपील में तो आप गए ही हो ना हेल्प मांगने, तो बढ़ाते नहीं है इनकम। इसमें या तो वो इनकी इनकम को कम कर देगा, ठीक है, या उसकी इनकम को कंफर्म कर देगा, या हो सकता है पूरा असेसमेंट ही कैंसिल कर दे कि ढंग से हुआ ही नहीं, दोबारा कराओ, ऐसा काम हो सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अपीलेबल ऑर्डर। सर कमिश्नर से नीचे जो भी, देखो क्योंकि एक सिस्टम होता है ना, आप एक नीचे लेवल के अधिकारी की शिकायत उसके अधिकारी से करोगे, उसकी शिकायत उसके ऊपर वाले अधिकारी, बराबर वाले लेवल के अधिकारी में कभी भी शिकायत नहीं होती है, जो अपील है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जब पूछा गया कि सर कमिश्नर अपील के पास हम कौन से ऑर्डर में जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहना बेहतर है कि जो भी ऑर्डर कमिश्नर से नीचे वाले लेवल के लोगों ने पास किया है उसके खिलाफ हम सीआईटी अपील में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने ऑर्डर थोड़ी याद करने बैठोगे, हो ही नहीं सकते। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि जो भी ऑर्डर सीआईटी से नीचे वाले लोगों ने पास किए हैं उन सबके खिलाफ हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। कितने दिन में जाना है सर? 30 दिन में जाना है, ठीक है। 30 दिन कब से? जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा तब से। फिर हमें ऑर्डर मिलने के बाद हम ऑर्डर की कॉपी मांगते हैं, उसमें हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, तो जब हमें ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी उसके बाद से 30 दिन होते हैं। पर अब आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि फेसलेस में तो क्या होता है, आपको नोटिस मिलना और अपील ऑर्डर पास होना सेम डे हो जाता है, क्योंकि पोर्टल पे आ जाता है, ठीक है। ओके, डिले हो गया तो सर कंडोनेशन लगा सकते हैं, अगर उनको लगेगा तो वो एडमिट कर लेंगे। फॉर्म कौन सा फाइल होगा सर? 35 नंबर फॉर्म फाइल होगा। अब वो मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? ये अच्छा पॉइंट है। अगर अपील के बारे में पूछा तो आपको ये लिखना चाहिए कि सर जिस ऑर्डर के खिलाफ हम अपील फाइल कर रहे हैं वो ऑर्डर की कॉपी लगेगी, जितना चालान जो फीस जमा होगी उसका चालान लगेगा, उसके अलावा आप किन पॉइंट्स पे अपील कर रहे हैं, ठीक है, वो लगेंगे, उनके आपके क्या लॉजिक है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील, वो लगेंगे, फैक्ट ऑफ द केस में क्या हुआ था वो लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें अटैच होगी, ठीक है। अटैच होने के बाद ये जो फॉर्म नंबर 35 है ये साइन होगा। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न साइन होती है, उन्हीं लोगों के द्वारा इस फॉर्म को भी साइन किया जाएगा, ठीक है, और वो साइन करने के बाद फॉर्म सबमिट होगा। साथ में इसकी कुछ फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये रही फीस आपकी, ठीक है। अगर वो इनकम जिसके ऊपर आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, अगर वो इनकम आपकी कितनी है, 1 लाख तक है, तो फीस कितनी होगी? 250 रुपये। अगर 1 लाख से 2 लाख तक की इनकम है तो फीस होगी 500 रुपये, और 2 लाख से ऊपर का केस है तो फीस होगी 1000 रुपये। तो 250, 500 और 1000 रुपये। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो 250 रुपये फिक्स रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? बहुत सिंपल सा है सर।
सर दिन फिक्स होगा, टाइम फिक्स होगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा, आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर आप नहीं जा सकते तो आप एडजॉर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं, आपसे इंक्वायरी की जाएगी और फिर इनको जो भी ऑर्डर पास करना होगा वो ये पास कर देंगे। उसके अंदर ऑर्डर जो पास होगा वो राइटिंग में पास होगा सर, उसमें ये मेंशन करेंगे कि हमने किन किन बातों को ध्यान रखा है, क्यों कर रखा है, और सब चीज़ें वो कर देंगे। सिंपल, बस। ओके, विड्रॉवल ऑफ अपील। सर आपने अपील डाल दी, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपील नहीं करनी, तो क्या आप विड्रॉ कर सकते हैं? आंसर इज नो, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, दैट्स इट। अब आज के लिए सारा फेसलेस हो गया है, तो फेसलेस वाला पॉइंट यहाँ पे भी डाल दिया गया है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी बोलिए भाई, यहाँ तक। आईटीटी में क्या है? सेम चीज आईटीटी में सर। तो आईटीटी में क्या है, आइए देख लेते हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये तो उसका पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, कितने मेंबर होते हैं वगैरह वगैरह दे रखा है, जो आपको एक बार नजर मार लेनी है। यहाँ से आइए सर, ऐसे कौन से ऑर्डर है जो आईटीटी में जाते हैं? सर कमिश्नर लेवल के जो ऑर्डर होते हैं फिर वो आईटीटी में जाते हैं, क्योंकि कमिश्नर से नीचे वाले तो पहले सीआईटी अपील्स में जाएंगे, तो कमिश्नर लेवल के जो ऑर्डर होते हैं वो आईटीटी में जाते हैं, राइट? ठीक है। अब सर जैसे कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया, उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप आईटीटी में जा सकते हैं, सेकंड अपील ये है आपकी। ऐसे ही रिवीजन जो है वो कमिश्नर करता है, तो उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं। यहाँ पे जो अपील का टाइम है वो कितना है? 2 महीने का, ये याद रखिएगा, 2 महीने का टाइम है। पहले ये 60 डेज हुआ करता था, फिर इसको 2 महीने लिखा गया, तो इसमें चेंज हो गया है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके। सर डिले हो गया तो वही कंडोनेशन आप लगा दीजिए कि सर माफ़ करिए गलती हो गई, तो वो 2-4-5 दिन का डिले होगा तो माफ़ कर देंगे, ठीक है? विड्रॉनल अपील, क्या आप विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, एक बार अपील लगा दी तो उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। फॉर्म कौन सा है? 36 है सर, वहाँ पे 35 था, यहाँ पे 36 है। डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट करने हैं? सर आप कौन सा अपील फाइल कर रहे हैं उस अपील की कॉपी होगी, ठीक है? उसके अलावा जिस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल कर रहे हैं वो ऑर्डर की कॉपी होगी, जो ओरिजिनल एओ का ऑर्डर था वो भी इसमें होगा, ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और जो भी आपकी पेनल्टी वगैरह जो आपने पे करी होगी उसका चालान, फीस का चालान, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। सर क्या फीस पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर 1 लाख रुपए तक का मामला है तो 500 रुपये की फीस है। अगर 1 लाख से 2 लाख तक का मामला है तो 1500 रुपये की फीस है। अगर 2 लाख से ऊपर का मामला है तो 1% है, पर मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। स्टे लगवाना है, स्टे के ऊपर कोई अपील है तो 500 रुपये की फीस है, ठीक है? ओके। अब ये पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे ये देखिएगा, हमने कहा था कि सीआईटी अपील्स में जो अपील जाती है वो तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी फाइल करता है, पर आईटीटी में अपील एसएससी भी फाइल कर सकता है, और साथ में एसएससी के साथ में कौन और फाइल कर सकता है? एसएससी के बाद में डिपार्टमेंट भी कर सकता है। अगर डिपार्टमेंट सीआईटी अपील के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। तो अगर एसएससी अपील फाइल करता है तो उसे तो फीस पे करनी पड़ती है। सर अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा तो क्या उसे भी फीस पे करनी पड़ेगी? आंसर इज नो। डिपार्टमेंट अगर अपील फाइल करता है तो उसे कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म नंबर 36 पे क्या साइन करने होंगे? बिल्कुल, फॉर्म नंबर 36 पे भी साइन होंगे। जो आदमी रिटर्न पे साइन करने के लिए लायबल है वही फॉर्म 36 को साइन करने के लिए भी लायबल है, ठीक है? ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है अच्छा, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या है? सर क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? अगर एसएससी आईटीटी में गया है तो उसने अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सब फॉर्म नंबर 36 में लिख दिया होगा, ठीक है? पर असेसिंग ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू का क्या? तो जैसे ही आपकी अपील आईटीटी को मिलेगी, आईटीटी एक लेटर लिखेगा, किसको किसको लिखेगा? एओ को लिखेगा कि जी आपके ऑर्डर के खिलाफ हमारे पास अपील आई है, आपको क्या कहना है? अब उसको क्या कहना है वो अपना लिख के देगा, उसी को बोला गया है क्रॉस ऑब्जेक्शन, ठीक है? अब इसको रिवर्स केस में समझिए, डिपार्टमेंट ने अपील डाली है तो फॉर्म नंबर 36 किसने भरा होगा? डिपार्टमेंट ने भरा होगा। अब आईटीटी हमें एक लेटर लिखेगा एसएससी को कि जी आपके खिलाफ अपील आई है, तो अब आपको क्या कहना है? अब हम जो कहेंगे वो क्रॉस ऑब्जेक्शन होगा। तो कहने का मतलब है सेकंड पार्टी जो कहेगी वो क्रॉस ऑब्जेक्शन है, ठीक है? क्रॉस ऑब्जेक्शन भी 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना है, ठीक है? क्रॉस ऑब्जेक्शन भी 30 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना है, ठीक है? और उसके लिए फॉर्म 36A होगा। क्या फॉर्म क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की कोई फीस है? नहीं जी, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की कोई फीस नहीं है, ठीक है? ओके।
फाइनली ट्रिब्यूनल सारी बातें सुनेगा, समझेगा, हियरिंग फिक्स करेगा, बुलाएगा, एडजॉर्नमेंट, ये सारी बातें चलेगी और फिर उसके बाद जो भी इसको सही लगेगा वो ये ऑर्डर पास कर देगा। सर यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, रेक्टिफिकेशन के दो सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स में, एक सेक्शन 154, एक सेक्शन 254। सेक्शन 154 में किसी भी अधिकारी ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो और आपको लगता है कि इसमें कोई एरर है, क्लेरिकल मिस्टेक है या मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो आप उसको 154 में रेक्टिफाई करवा सकते हैं। बट अगर आईटीएटी के ऑर्डर में कोई रेक्टिफिकेशन होना है तो वो सेक्शन 254 में होगा 6 महीने के अंदर अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। अब ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, ये दोनों जो है ना केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है। कैसे कि सर मैं ना किसी पॉइंट के ऊपर आईटीएटी में गया, ठीक, मैं किसी पॉइंट के ऊपर आईटीएटी में गया। अब मैं वहां पे जाने के बाद कहता हूं कि सर ये पॉइंट तो ठीक है, मेरा एक पॉइंट और है, तो क्या आईटीएटी वो मेरा एक और पॉइंट सुन लेगा? सवाल ये है, ठीक है। मैंने कहा एक खर्चा, देखो ऐसे समझो इस केस को, देखो ऐसे समझना इसको, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। ABCD असेसिंग ऑफिसर ने मेरे 4 खर्चे डिसअलाउड कर दिए, असेसिंग ऑफिसर ने मेरे 4 खर्चे डिसअलाउड कर दिए ABCD। D में मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, मैंने इसको इग्नोर मार दिया। C मुझे अब लगा कि डिसअलाउड नहीं होना चाहिए था, पर मेरे पास इससे रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं था, अब प्रूफ नहीं था तो मैंने इसकी अपील नहीं करी। इन दोनों पे मैंने अपील कर दी, कहाँ पे? CIT अपील्स में, ठीक है। अब CIT अपील में भी ऑर्डर ढंग का नहीं आया तो मैं पहुंच गया ITAT में। अब जब मैं ITAT में पहुंच गया तो मुझे इसका प्रूफ मिल गया, इस खर्चे का। अब मैं ITAT को कहना चाहता हूं कि सर आप मेरी C एक्सपेंसेस पे भी सुनवाई कर लो, तो नॉर्मली तो ITAT मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? कि देखो जी चैनल है, पहले आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और इस खर्चे पे आप कमिश्नर के पास तो गए नहीं, तो आप सीधा मेरे पास नहीं आ सकते। जनरली तो मना कर देता है, पर फिर भी अगर मैं ये प्रूव कर दूंगी सर मैं गया था, उन्होंने मेरी सुनी नहीं या ऐसा कुछ हुआ, तो वो अलाउ कर सकता है, उसके पास पावर है। तो ये लिखा है एडिशनल ग्राउंड, ठीक है, और एडिशनल एविडेंस, ठीक है। अब ये मेरे को बोलेगा कि जी तुम वहां पे क्यों नहीं गए, तो मैं बोलूंगा कि सर उस दिन मेरे पास एविडेंस नहीं था, अब मेरे पास एविडेंस आ गया है, ठीक है, इसलिए मैं अब आया हूं। तो अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो मेरे इसको अपील को एक्सेप्ट कर लेगा, इस ग्राउंड को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके पास ये राइट है, ठीक है। सर ITAT के पास जो केस चल रहा होता है वो उसका ऑर्डर कितने टाइम में सुना देते हैं? तो 4 साल में, 4 साल का टाइम होता है, 4 साल के अंदर अंदर ITAT ऑर्डर को कंप्लीट कर देती है, केस को कंप्लीट कर देती है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर, अपील टू हाई कोर्ट। अपील टू हाई कोर्ट बहुत इजी है। अपील टू हाई कोर्ट मुझे नहीं लगता कभी भी एग्जाम में आ सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हम अपील करते हैं वो जुडिशियल रेमेडी है। अब जुडिशियल रेमेडी होने का मतलब है कि उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे वो हमारे BNS भारतीय न्याय संहिता वाले लगेंगे, ठीक है, वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के नहीं लगेंगे। तो उसमें फॉर्म कौन सा है, उसकी फीस कितनी है, उसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी, एडजॉर्नमेंट कैसे होगा, ये सब कहाँ से लगेगा? सिविल लॉ से लगेगा, तो उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो सकता। तो यहाँ पे छोटी मोटी बातें हैं वो सुन लीजिए। सर हाई कोर्ट में अपील फाइल कौन कर सकता है? सर हाई कोर्ट में अपील असेसी भी फाइल कर सकता है और डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकता है। सर असेसी अगर ITAT के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, और कितने भी रुपए का मामला हो, चाहे 1 रुपए का मामला हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का मामला हो, असेसी जा सकता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट अगर ITAT के डिसीजन से खुश नहीं है तो डिपार्टमेंट भी जा सकता है, पर डिपार्टमेंट छोटे मोटे केस में नहीं जाएगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स हो, टैक्स इनकम नहीं बोल रहे, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स का मामला हो तो ही डिपार्टमेंट ITAT के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे एक वर्ड अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है भाई, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी भी केस में 2 चीजें होती है, एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब कोई काम सही हुआ या नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला कि नहीं बोला, खर्चा दिखाया कि नहीं, ये फैक्ट है। लॉ उससे रिलेटेड लॉ क्या बोलता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो सर अगर आपके केस में फैक्ट का मामला है
तो ITAT फाइनल, ITAT से ऊपर नहीं जा सकते आप। बट आपके केस में अगर लॉ इन्वॉल्व है, लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। इसका मतलब यह हुआ हाई कोर्ट में आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं जा सकते। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ये याद करिएगा फीस कितना, टाइम कितना है। अगर आप हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो ITAT का जो डिसीजन आपके पास आया उससे 120 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल कर देनी है। अब फीस कितनी होगी सर, ये तो वो वाले रूल लगेंगे, सिविल रूल लगेंगे। किस तरीके से अपील फाइल होनी है, ये भी सिविल रूल लगेंगे सर। तो ये सारे काम जो है, सुनवाई कैसे होगी, ये भी सिविल रूल। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारा सिविल लॉ में आता है। फाइनली सारी हियरिंग होने के बाद हाई कोर्ट को जो भी उचित लगेगा, हाई कोर्ट वैसा ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपील जो है वो किसको है सर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगेन वही बात है, एसएससी जा सकता है, कितने भी रुपए का मामला, छोटे से छोटे मामले में भी एसएससी हाई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है उसका। पर डिपार्टमेंट हाई सुप्रीम कोर्ट में तभी जाएगा जब 5 करोड़ से ऊपर का मामला हो। छोटे मोटे मामले में डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। जिस केस में हाई कोर्ट को, जिस केस में हाई कोर्ट ये डिसीजन देगा कि इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एलिजिबल केस होगा, सिर्फ उसी केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नॉर्मल केस में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें पूरा प्रोसीजर जो है वो कहाँ होगा, पूरा प्रोसेस आपका सिविल लॉ के हिसाब से होगा। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।